वेलकम बैक टू हेल गार्डन। और फाइनली ये है हमारा एपिसोड नंबर 100 ऑफ BTTH नोवेल। आई होप आपको यहाँ तक की जर्नी काफी एक्साइटिंग लगी है और सभी का लगातार सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। इसमें कोई लाइक वाइक टारगेट नहीं रखते हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना। पिछले एपिसोड में जियान था माउंटेन रेंजेस के अंदर, जहाँ पे उसने वहाँ के ओवरलॉर्ड ग्रे वुल्फ किंग को परेशान करके रख दिया था। ऑल्दो ग्रे वुल्फ किंग की स्टैंड 2 स्टार दोजोंग पे थी, लेकिन जियान की 3000 लाइटिंग मूवमेंट के सामने उसकी एक नहीं चलती। जियान चाहता तो अपने अर्थ डीमन पपेट का यूज करके उसका खेल तुरंत ही खत्म कर देता, लेकिन इस स्ट्रेंथ का वॉरियर उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल बेस्ट था। ड्यूरिंग उनकी एक फाइट जियान का वो 3000 इल्यूजनरी बॉडी का अवतार क्रिएट हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं ग्रे वुल्फ किंग का हाथ रहा था। इस वजह से जियान ग्रे वुल्फ किंग को मारने का इरादा छोड़ देता है। उसने जाने से पहले बोन विंग्स को ओपन नहीं किया था, तभी ग्रे वुल्फ किंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये थे हेवनली डीमन फीनिक्स के विंग्स। शुरुआत में जब जियान पूछता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन बताओ, तो वो ग्रे वुल्फ किंग राजी नहीं हो रहा था, लेकिन जो अर्थ डीमन पपेट के 2-4 तमाशे पड़ते हैं उसका मुंह फटाक से खुल जाता है। उसने तीनों मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की ट्राइब्स के बारे में बताया था। वह लगता है मैं स्टोरी में काफी गहरा चला गया, बट उसके बाद जियान ने टेम्पर किया था अपना वो अवतार और अब वो निकल गया हेवनाई माउंटेन रेंजेस की तरफ। एपिसोड को पूरा देखना, क्योंकि एंड में मिलने वाले कई सरप्राइजेस। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक हरे भरे जंगल का एंड। अभी वहाँ से एक स्किनी फिगर बाहर चल के आ रहा था। जैसे ही फिगर बाहर आता है, एक ब्लडी ऑरा चारों तरफ फैल गया था। जो भी 5 किलोमीटर के रेडियस में मैजिकल बीस्ट इस ऑरे को सेंस करते हैं, वो फटाक से विड्रॉ करना शुरू कर लेते हैं। इन सभी ने एक शॉक को सफर किया था। जियान को इन माउंटेन रेंजेस में चलते चलते 20 दिन हो चुके थे। कई बार उसने वाइल्ड में कैंप भी किया था। ऑल्दो जर्नी काफी टफ रही है, लेकिन इतना बड़ा जंगल इंसान की ट्रेनिंग के लिए काफी सही जगह है। अभी देखने में तो जियान की अपीयरेंस काफी मिजरेबल लग रही है, क्योंकि उसके कपड़े और बालों पे अलग अलग मैजिकल वेस्ट का ब्लड लगा हुआ था। अभी वो बेसिकली बारबेरियन जैसा लग रहा था। जियान की बॉडी से कुछ समय पहले डेंजरस फीलिंग एमिट हो रही थी, अब वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गई है। बट अगर किसी की सेंसेस काफी शार्प है, तो वो जियान को देख के ऐसा फील करेगा जैसे इसके अंदर कोई बहुत ही भयानक बेस छिपा हुआ है। कोई भी ऐसा एक्सपर्ट जो बाहर से काफी नॉर्मल लग रहा हो, बट ऐसी डेंजरस फीलिंग उनकी हड्डियों में जाके छिपी है, वो ट्रूली डेंजरस लोग होते हैं, क्योंकि उनका फेटल अटैक तब आता है जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। जियान माउंटेन रेंज पे खड़े होकर नीचे की तरफ देखता है। नीचे दिखाई दे रही थी रोड। अब इस रोड से लोगों की आवाजाही लगी हुई थी। इसे देख के जियान एकदम अपसेंट माइंडेड हो गया था। ट्रेनिंग सच में लोनली और डल चीज है, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट बनना चाहता है जिसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करें, तो उसे ऐसे हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ेगा जिसको ऑर्डिनरी लोग बिल्कुल फेस ही नहीं कर सकते। जब से जियान ने वुटेंग सिटी को छोड़ा था, ये लॉजिक उसके दिमाग में जाके बैठ गया था। अब तो जियान के दिमाग में इस लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग काफी डीपर हो चुकी है, क्योंकि इसके इफेक्ट को वो लगातार कई सालों से देखता आया है। अपने आईब्राउज के बीच के स्पॉट को वो सहलाता है। अवतार के टेम्परिंग के बाद भी जब जियान ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब भी फॉलन हार्ट फ्लेम इस अवतार को लगातार रिफाइन कर रही थी। ऑल्दो ये जियान के सर पे भारी बोझ था, अच्छी बात यह है कि जियान एक एल्केमिस्ट है, उसे टायर्डनेस को रिड्यूस करने की स्किल आती है। इस वजह से जियान इस एग्जॉस्शन से बाहर आ पाता था। वो अपनी जेब से मैप को निकाल के ध्यान से स्टडी करने लगता है। जियान कहता है हेवनाई माउंटेन रेंज की एनर्जी टाइड शुरू होने वाली होगी। अच्छी बात है कि वो जगह यहाँ से कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है। मेरे स्पीड के हिसाब से मैं वहाँ आधे दिन में पहुंच पाऊंगा। उसकी आंखें जाती है नॉर्दर्न स्काई की तरफ। फाइनली उसके पीठ पे वो जेड ग्रीन फायर विंग्स अपीयर होते हैं। जब जियान को ये मालूम पड़ा था कि उसके ये बोन विंग सो कॉल्ड हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें लेके वो काफी केयरफुल हो जाता है। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की स्ट्रेंथ डेफिनेटली विंड लाइटिंग पवेलियन से स्ट्रॉन्गर होगी। अभी जियान को कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेनी थी। इस वजह से जब तक कोई क्रिटिकल मूवमेंट नहीं क्रिएट होता, वो इन विंग्स का यूज नहीं करेगा। ऑल्दो ऐसा करने से उसकी स्पीड काफी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन अपनी छोटी सी जान को बचाने के लिए ये करना जरूरी है। आफ्टर ऑल तब किसको पता था कि वो डैम मैजिकल बीस्ट की डेड बॉडी इतनी खतरनाक मैजिकल बीस्ट ट्राइब से बिलोंग करती है। फायर विंग्स के स्प्रेड होने के बाद जियान अपने पैरों को जमीन पे प्रेस करता है। फाइनली एक स्विश साउंड के साथ वो एक जेड ग्रीन फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि आसमान की तरफ चला जाता है। पूरे सेंट्रल प्लेन्स में हेवनाई माउंटेन रेंज बहुत ही फेमस है। इसका मेन रीजन वो हेवन ब्लड पूल ही है, जो कि हर 3 साल में एक बार अपीयर होता है। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स इससे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तभी यहाँ पे इतने एक्सपर्ट्स इकट्ठे हैं। यहाँ पे आए हुए लोग मैक्सिमम यंगर जनरेशन के थे, क्योंकि हेवन ब्लड पूल उनकी हड्डियों को तो मजबूत कर ही सकता था, बल्कि उन्हें ब्रेक थ्रू का भी मौका देता था। पुराने कल्टिवेटर से इसका इफेक्ट यंगर जनरेशन पे काफी अच्छा होता था। ऑफ कोर्स जो काफी बड़े फैक्शंस होते थे, वो इस माउंटेन ब्लड पूल का यूज करके अपनी यंगर जनरेशन को होन करना चाहते थे, जिससे वो और भी अच्छे से ग्रूम हो सके। दो हुआंग और दो जोंग, इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप होता है। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक दो हुआंग को स्ट्रॉन्ग बोला जा सकता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट की रिस्पेक्ट तुम चाहते हो, तो तुम्हें जेन्युइन दो जोंग ही बनना पड़ेगा। अगर किसी क्लैन की कोर स्ट्रेंथ होते हैं दो हुआंग, तो उनकी टॉप स्ट्रेंथ होती है दो जोंग। जब तक किसी भी क्लैन के पास दो जोंग है, तो उसकी रेपुटेशन ऐसे क्लैन के कंपेयरिंग काफी अच्छी होगी, जिसके पास भले ही 10 दो हुआंग हो, लेकिन कोई दो जोंग
जोंग नहीं है, ये दो जोंग का इन्फ्लुएंस था। ऑफ कोर्स किसी फैक्शन के पास दो जुन हो तो फिर उसकी अथॉरिटी काफी खतरनाक हो जाएगी, भले ही वो दो जुन अपने क्लैन के मैटर्स में कुछ खास दखलंदाजी न करता हो। ऐसे क्लैन के साथ इवन विंड लाइटिंग पवेलियन जैसा फैक्शन भी काफी अच्छे से ट्रीट करता है, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स रीजन के अंदर जो दो जुन क्लास के एक्सपर्ट्स होते थे उन्हें एकदम टॉप एक्सपर्ट्स माना जाता है। अगर जामा एम्पायर या फिर ब्लैक कॉर्नर रीजन की बात करी जाए तो कोई भी क्लैन जिसके पास दो हुआंग या फिर दो जोंग है वो टॉप टीयर का फैक्शन बन जाता है। लेकिन ऐसे टॉप टीयर फैक्शन सेंट्रल प्लेन्स के अंदर सेकंड रेट्स हो जाते हैं। यह है रियल गैप इन दोनों जगहों का। और जहाँ तक बात होती है दो शैंग की, तो कोई भी फैक्शन जो कि इस लेजेंडरी एक्सपर्ट को पोजेस करता है उस फैक्शन का एग्जिस्टेंस एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उनके सामने छोटे मोटे फैक्शंस एकदम बच्चे हैं, भले ही इनके बीच में चाहे कितनी बड़ी फाइट हो जाए। अगर एक एलीट दो शैंग अपने हाथ को वेव भी कर देता है तुरंत ये फाइट वहीं पे कोलैप्स हो जाएगी। ऑफ कोर्स वो लेवल अभी जियान के लिए काफी दूरी पे है। अभी जियान के दिमाग में बस एक ही बात थी कि कैसे भी करके इस दो हुआंग को छोड़ के दो जोंग बना जाए, क्योंकि जब जियान दो जोंग में ब्रेक थ्रू करेगा तभी उसके पास क्वालिफिकेशन होंगी सुनर से मिलने की। उसके पीछे जो मिस्टीरियस ग्यू क्लैन है उसे सो कॉल्ड 1 हॉल 1 टावर 2 सैक 3 वैलीज और 4 पवेलियन में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। बट जियान के दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि इस जियू क्लैन की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक है कि इसे पिल टावर या फिर हॉल ऑफ सोल से भी कंपेयर किया जा सकता है। अगर वो गू क्लैन से जूनर को बाहर निकालना चाहता है तो फिर उसे वो स्ट्रेंथ को अचीव करना होगा जिसे कोई भी निगलेक्ट न कर पाए। इसकी पहली प्री कंडीशन है कि उसे दो जोंग में ब्रेक थ्रू करना होगा। और दो जियान अभी 9 स्टार का दो हुआंग है और पिछले 20 दिन की ट्रेनिंग में उसकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हुई है, लेकिन अभी भी दो हुआंग को पीछे छोड़ने में काफी बड़ा गैप है। एक 9 स्टार दो हुआंग और एक दो जोंग, इन दोनों के बीच में भले ही 1 स्टार का गैप हो, लेकिन कई एलिट्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में इस गैप को फिल नहीं कर पाए हैं। यही रीजन था कि जो इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल के मिरेकुलस इफेक्ट्स थे जो कि किसी के ब्रेक थ्रू में हेल्प करते हैं उनकी इतनी वैल्यू है। इसकी वजह से नॉर्दर्न रीजन के यंग एक्सपर्ट्स जिसमें विंड लाइटिंग पवेलियन जैसे फैक्शन के भी लोग शामिल होते हैं, ये लोग बिना मौत के डर के यहाँ पे चले जाते हैं। उनकी आंखों में चमक रहे होते हैं वो 10 नाम। अगर लॉजिकल तरीके से बात करी जाए तो इतने प्रीशियस हेवन माउंटेन ब्लड पूल को विंड लाइटिंग पवेलियन जैसे किसी फैक्शन ने ऑक्यूपाई कर लिया होता, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी फैक्शन कर नहीं पाया है। विंड लाइटिंग पवेलियन के ऐसे थॉट्स तो हैं, लेकिन उनकी भी औकात नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। आफ्टर ऑल इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल की इम्प्लीकेशंस बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई इसे पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है तो वो सभी फैक्शंस का कॉमन एनिमी बन जाएगा। और तो और ऐसी बात नहीं कि विंड लाइटिंग पवेलियन के एनिमीज है ही नहीं। चारों पवेलियन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। हर पवेलियन एक दूसरे को सरप्राइज करना चाहता है। नेचुरली वो ऐसा होने ही नहीं दे सकते कि उनके सामने कोई एक पवेलियन इसको पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर ले। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से अभी तक हेवन माउंटेन ब्लड पूल ओनरलेस है। ऑफ कोर्स अगर ओनर्स की बात करें तो इन माउंटेन रेंजेस में जो मैजिकल बीस्ट रहते हैं उन्हें इसका थोड़ा सा ऑनर तो बोला ही जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस इतने ग्रीडी होते हैं कि वो इस पे गिव अप कर ही नहीं सकते, भले ही अपनी जान की बाजी लगा के उन्हें मैजिकल बीस्ट से फाइट करना पड़े, लेकिन ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारा सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। अब इसे ट्रेवल करते करते लगातार 5 घंटे हो चुके थे। फाइनली सामने अपीयर होता है एक माउंटेन रेंज जिसे काफी डेंस फॉग ने कवर करके रखा था। जियान ने हेवनाई माउंटेन रेंज इतना लार्ज और टॉल माउंटेन रेंज इससे पहले कभी नहीं देखा। इवन जो जामा एम्पायर में मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज था इसका अभी इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरे माउंटेन रेंज को एक डेंस फॉग ने कवर करके रखा था, जिससे इसके अंदर क्या हो रहा है ये देखने में लोगों को डिफिकल्टी होती है। और तो और जो ये फॉग फैला हुआ है ये एक अनयूजुअल सी एनर्जी को कंटेन करता है। जियान ने जैसे इस फॉग को सेंस किया था तुरंत ही वो चिंता में आ जाता है। वो कहता है तभी मैं कहूँ कि आसमान से कोई उड़ के क्यों नहीं जा रहा, लगता है कोई आसमान से उड़ के गया तो उसकी पतंग कट जाएगी। जियान एक ऊंची सी जगह पे खड़े होकर नीचे देखता है, बट जो उसकी नजर में आया था जियान का दिमाग एकदम नम पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे इतने खतरनाक तरीके से लोग ट्रेवल कर रहे थे कि इनके हेड और हेयर से पूरा नीचे का मामला एकदम काला हो गया था। ऑल्दो जियान जानता था कि ऐसे माउंटेन पूल का अल्योर बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन इतने एक्सपर्ट्स की बौछार देख के वो भी शॉक्ड रह जाता है। ब्लड पूल के लिए जो 10 जगहें हैं, इतने एक्सपर्ट्स को देखते हुए उनकी डिफिकल्टी के बारे में तो इमेजिन किया जा सकता है। जियान बहुत हेल्पलेस फील करता है। वो एक ऐसी जगह पे लैंड करता है जहाँ पे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। 2-4 छलांगे मार के वो अपीयर होता है एक ट्री के टॉप पे, जो कि हेवनाई माउंटेन रेंज से काफी क्लोज था। जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसके चारों तरफ कई लोग बैठे हुए हैं। पूरे साल हेवनाई माउंटेन रेंज एकदम फॉग से भरा हुआ होता है। इसमें मैजिकल बीस्ट्स की कोई कमी नहीं है। इस वजह से जो सेफ एंट्री पॉइंट्स थे वो थे सिर्फ 3। जियान की जो लोकेशन थी वो उन एंट्री पॉइंट्स में से एक जगह पे थी, लेकिन एंट्रेंस पे तो लोगों की भयानक भीड़ है। वो ये सब देख के अपना सिर हिला ही रहा था, तभी आसमान से किसी क्रेन की कराई आती है। इमीडिएटली सभी की नजरें वहां पे चली गई थी। ये जियान का ध्यान भी अट्रैक्ट करती है। उसकी आंखों के सामने थी एक बड़ी सी मल्टी कलर्ड क्रेन जो कि अपने विंग्स को फ्लैप करके हेवनाई माउंटेन रेंज की तरफ चली आ रही है। जब सूर्य की रोशनी इसके फेदर पे जाके गिरती है तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ही गॉर्जियस लग रहे थे। एक बंदा कहता है ये तो 7 कलर्ड सोल क्रेन है। आई थिंक विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फंग इस पे राइड कर रही होंगी। ऐसे ही कई प्राइवेट डिस्कशन शुरू हो जाते
जाते हैं। इनकी आवाजें सुन के जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था। हम उसकी आईब्रोज को सिमटते हुए देखते हैं क्योंकि ये डैम विंड लाइटिंग फिर से टपक पड़ा। ये नॉर्मस क्रेन अपने विंग्स को फ्लैप करती है। पलक झपकते ही आ गई थी हेवनाई माउंटेन रेंज के पास। एक इंस्टेंट में जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है सभी का ध्यान आसमान की तरफ चला जाता है। सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न रीजन में विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फंक का नाम गूंजता था। सभी लोग जानते थे कि इस वुमन का ट्रेनिंग टैलेंट बहुत ही खतरनाक है और जो ईस्टर्न विंड लाइटिंग पवेलियन के चीफ हैं उन्होंने अपना इसे लास्ट डिसाइपल बनाया है। र्यूमर्स के हिसाब से विंड लाइटिंग पवेलियन की यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा इसी का चांस है हेड बनने का। इवन पूरे सेंट्रल प्लेन्स में विंड लाइटिंग पवेलियन की स्ट्रेंथ टॉप पे बिलोंग करती है। कोई भी इंसान जो कि इतने बड़े फैक्शन को कंट्रोल करता है उसके स्टेटस के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग इसमें इस फंक से काफी एनवियस फील करते हैं। कोई ऑर्डिनरी इंसान अपनी पूरी लाइफ हार्ड वर्क करता है तब भी ऐसी पोजीशन उसके नसीब से बाहर है। जियान भी एक ट्री टॉप के ऊपर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें लगातार देखती हैं उस कलर्ड क्रेन को। इस क्रेन के हेड के ऊपर डेलिकेट सा फिगर था। जियान की आंखें उस पूरे कलर्ड क्रेन को स्कैन करती हैं। वो कहता है होपफुली ये फेटियान तो यहाँ पे नहीं आया होगा वरना मेरे लिए दोबारा से कोई ट्रबल खड़ा हो जाएगा। जब जियान ये मम्बलिंग कर रहा था तब ये इनॉर्मस क्रेन जमीन पे लैंड करती है। इस क्रेन ने जियान से 100 मीटर की दूरी पे लैंड किया था जिससे जियान को इसका नजारा क्लियरली दिखाई देता है। पहली चीज जो उसकी आंखों में आती है वो थी एक फिगर। अभी उसकी ड्रेस फ्लटर कर रही थी और वो खड़ी थी उस क्रेन के हेड पे। इसने कलरफुल ड्रेस को पहना हुआ था। दूर से ये फील कर पा रही थी कि शुरुआत से ही इसकी बहुत वैल्यू होती आ रही है। इसका चेहरा थिन और ओवल शेप का था। साथ ही में अगर हम उसकी पर्पलिश ब्राउन जेम जैसी आंखें भी जोड़ दें तो ये मिस फंक किसी एम्पायर की प्रिंसेस जैसी लगती है। इतने लोगों में अलग से ही निखर के आ रही थी। इसकी अगर पूरी पर्सनैलिटी के इम्परफेक्शन की बात करी जाए तो वो थी इसके चेहरे की आइसनेस। दूर से ऐसा लगता था कि इसको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। हाउएवर एक जेड में कुछ फ्लॉज भी होने चाहिए तभी उसकी प्रेशियसनेस के बारे में मालूम पड़ता है। मिस फंक का ये कोल्ड एटीट्यूड उसकी अपीयरेंस को कोई हार्म नहीं करता। उसका डिमीनर और ब्यूटी दोनों टॉप क्वालिटी के थे। जियान भी मिस फंक की अपनी दिल में तारीफें कर रहा था। तुरंत ही उसका ध्यान शिफ्ट होता है पीछे की तरफ। उसे दिखाई देते हैं दो फिगर्स। वैसे देखने में तो ये ऐसे लग रहे थे जैसे नॉर्मल हवा भी इन्हें उड़ा ले जाएगी बट ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद जियान का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस हो गया था। ऑल्दो ये फेटियान से कंपेरेबल नहीं है लेकिन जिन विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर्स ने जियान के ऊपर हमला किया था उनसे इनकी स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है। एटलीस्ट ये 6 स्टार दोजोंग से कम नहीं है। इन दोनों फिगर्स को देख के जियान एक गहरी सांस लेता है। अच्छी बात यह है कि वो ओल्ड डीमन फेटियान यहाँ पे नहीं आया। हालांकि 2 6 स्टार दोजोंग से फाइट करना काफी डिफिकल्ट है पर फिर भी फेटियान के ऊपर जियान इन्हें ही चूज करेगा। उस फेटियान ने जियान की लगभग बैंड बजाई दी थी। किस्मत अच्छी रही कि कई चीजों ने उसका साथ दिया। तभी जियान के कानों में जाती हैं कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस। एक बंदा कहता है क्या यही विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फंग है? सच में इनकी रेपुटेशन बिल्कुल वेल डिजर्व्ड है। इनकी नोबिलिटी तो एकदम दूर से ही मालूम पड़ती है। एक और बंदा कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली हेवन ब्लड माउंटेन पूल ने इन्हें भी अट्रैक्ट कर लिया। लगता है 10 में से एक स्पॉट तो इन्हें जाने ही वाला है। तभी बीच में एक और एक्सपर्ट कूद पड़ता है। वो कहता है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सेंट्रल प्लेन्स में न जाने कितने टैलेंट छिपे हुए हैं। उन 10 स्पॉट्स को हासिल करने के लिए सिर्फ अपने बैकग्राउंड और अपनी अपीयरेंस पे रिलाई नहीं किया जा सकता। अगर इस एनर्जी ब्लड पूल में कोई बहुत ही पावरफुल इंसान एंटर करता है जिसकी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही हाई है तो फिर वहाँ पे क्रिएट होगी एक एनर्जी टाइड जिसका सामना करने में उसकी भी बैंड बच जाएगी। इस वजह से हेवनाई माउंटेन रेंज में बस अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई किया जा सकता है। उस समय जो पावरफुल गार्ड्स एक्ट के द्वारा आए हुए हैं उनका यूज भी कुछ खास रहेगा नहीं। जब ये सारे कन्वर्सेशंस जियान के कानों तक जाते हैं तो उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है क्योंकि अगर इन लोगों का कहना सही है तो ये हेवनाई माउंटेन रेंज स्ट्रॉन्ग लोगों को रोकती है। इस रीजन की वजह से फेटियन जैसा ओल्ड डीमन भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। ये सोचने के बाद जियान की एक टेंशन खत्म हो गई थी। इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। इस ओल्ड मॉन्स्टर को लेके जियान थोड़ा सा तो डरा हुआ है। जियान मिस फंक से अपनी नजरें विड्रॉ करता है। वो कहता है मेरे सार परसेप्शन के बाद भी मैं इस मिस फंक के ऑरे को अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है ये अपने पास काफी वैल्यूएबल आइटम को पोजेस करती है। नेवरदलेस मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर ये मिस फंक खुद ही मुझसे पंगे नहीं लेती तो मैं भी अपना काम शांति से करूंगा। मिस फंक से उसकी नजरें शिफ्ट होके जा चुकी थी हेवनाई माउंटेन रेंज के एंट्रेंस की तरफ। वो जगह बहुत सारे लोगों से भरी हुई है लेकिन एंटर तो काफी कम लोग ही कर रहे हैं। सभी को पता था कि हेवनाई माउंटेन रेंज में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हैं। स्पेशली ऐसे मैजिकल बीस्ट जिनकी स्ट्रेंथ बहुत फ्राइटनिंग है उनकी भी कोई कमी नहीं है। जो लोग यहाँ पे पहले एंटर कर रहे हैं वो अपने आप को प्लेट में रख के मैजिकल बीस्ट के सामने डिलीवर कर रहे हैं। मतलब आ बैल मुझे मार। तभी कई लोगों के वहाँ पे मौजूद होने के बावजूद भी वो लोग एनर्जी टाइड का वेट करते हैं। जब वो एनर्जी टाइड आएगी तो हेवनाई माउंटेन रेंज के जो मैजिकल बीस्ट है उनकी स्ट्रेंथ भी सप्रेस हो जाएगी। वही माउंटेन रेंज में एंटर करने का सेफेस्ट टाइम होगा। जियान एक साय के साथ बोलते हैं जब कुछ दिनों में एनर्जी टाइड शुरू होगी तब यहाँ पे इकट्ठे होने वाले लोगों का अमाउंट भी फ्राइटिंग लेवल पे पहुंच जाएगा। हाउएवर इनमें से कितने लोग हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंच पाएंगे ये कहना तो बहुत डिफिकल्ट है। चलो अभी मैं बस वेट ही कर सकता हूँ। वो अपनी आंखें बंद करके रिकूपरेशन शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। जो इस इनॉर्मस क्रेन के ऊपर लेडी खड़ी हुई
हुई थी वो ऊपर से अपनी आंखें नीचे चारों तरफ घुमाती है। मामले को एक बार देखने के बाद वो अपना मुंह खोलती है। वो कहती है एल्डर म्यू, क्या इस बार हेवन आई माउंटेन रेंज में बाकी के 3 पवेलियन से भी लोग आए हैं? उसकी आवाज एकदम क्लियर थी बट इसमें कोल्ड इंडिफरेंस को देखा जा सकता है। उस कलरफुल ड्रेस लेडी के पीछे खड़ा हुआ था एक ओल्ड मैन जिसने हरे कलर की रोब को पहन रखा था। वो हंसते हुए कहता है ही आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे ना आए? 10,000 सोड पवेलियन का स्काई फाउंटेन सोड टैनियंग, येलो स्प्रिंग पवेलियन का वांगचेन, साथ ही में फॉलिंग स्टार पवेलियन की म्यूचिंग लुआन। ये तीनों लोग तीनों पवेलियंस के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं। ये दो हुआंग क्लास के पीक पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जैसे ये हेवन माउंटेन ब्लड पूल में सोक करते हैं, इन्हीं के लिए दोज़ोंग में ब्रेक थ्रू करना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर ऐसी अपॉर्चुनिटी को कौन छोड़ सकता है? ये सुन के वो लेडी नॉड करती है। उसके चेहरे पे एक कोल्ड और इंडिफरेंट वाली स्माइल आ गई थी। वो कहती इस बार लगता है ब्लड पूल के लिए थोड़ी सी इंटेंस बैटल करनी पड़ेगी। साइड में खड़ा एक और बुड्ढा जिसने लाल रंग की रोब को पहन रखा है वो बोलता है यंग मैस, इस बार चीफ ने बोला है कि आप बहुत ही केयरफुल रहना। हेवन माउंटेन ब्लड पूल ने नॉर्दर्न रीजन के सभी एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया है। अगर इन तीनों पवेलियंस के डिसाइपल्स को छोड़ भी दिया जाए तब भी कई यंग एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो आपसे फाइट करने की क्वालिफिकेशंस को पोजेस करते हैं। इस रीजन की वजह से आपको काफी कॉशियस रहना होगा। वो मिस फेंग एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलती है। फॉर एग्जाम्पल वो जियान। अभी इसकी आवाज में एक चिलीनेस फील करी जा सकती है। मिस फेंग की आवाज सुन के वो एल्डर एक सोलम आवाज में बोलता है इस इंसान को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हम जब यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे तो बीच में हमें नॉर्दर्न पवेलियन के हेड फेटियन मिले थे। वो जियान एक्चुअली में उनके हाथों से बच गया। पूरी सेंट्रल प्लेन्स में ऐसे 5 यंगर जनरेशन के लोग नहीं मिलेंगे जो कि फेटियन के चंगुल से निकल पाए। यंग मिस, आपको नॉर्दर्न पवेलियन के चीफ की स्ट्रेंथ की अंडरस्टैंडिंग तो होगी, तो फिर आपको ये क्लियरली पता होगा कि चीफ के हाथ से बाहर निकलना कितना डिफिकल्ट है। जियान का नाम पूरे विंड लाइटिंग पवेलियन में फैल गया है। आई थिंक यंग मिस आपने इसके बारे में सुना ही होगा। वो मिस फेंग अपनी जुल्फों को हटाते हुए बोलती है मैंने इस मैटर के बारे में सुना है। आखिर कोई भी जो कि 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को तोड़ सकता है जिसे नॉर्दर्न पवेलियन के 3 एल्डर्स और कई सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, वो एक्सपर्ट कोई अननोन कैसे हो सकता है? लेकिन आई वंडर क्या ये इसकी रियल स्ट्रेंथ है या फिर ये कुछ और चीजों पर रिलाई कर रहा है? हेवन आई माउंटेन रेंज की एनर्जी टाइड स्ट्रेंथ को सप्रेस करती है। अगर कोई लिमिट से ज्यादा स्ट्रेंथ को पोजेस करता है तो वो एनर्जी टाइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस वजह से इन माउंटेन रेंज में बस अपनी ही स्ट्रेंथ पे रिलाई किया जा सकता है। किसी और की स्ट्रेंथ को यूज करके यहाँ पे कुछ नहीं होगा। साइड में खड़े वाला वो हरे कपड़े वाला एल्डर बोलता है टिस्क ओल्ड फेलो, तुम आखिर ऐसे शब्द क्यों कह रहे हो जिससे तुम्हारी रेपुटेशन कम हो और अपोनेंट की तारीफें हो सकता है उस लड़के के पास कुछ एबिलिटीज हो, लेकिन जब मैं इस पूरी सिचुएशन को देखता हूँ तो ये पूरा मामला उस स्पिरिचुअल बॉडी की वजह से हो रहा है जो कि उसके शरीर में एग्जिस्ट करती है। हेवन आई माउंटेन रेंज के अंदर ये एडवांटेज पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा। अच्छा होगा अगर वो यंग मिस को मिल जाए क्योंकि यंग मिस उसका वहीं पे काम तमाम कर देंगी, और अगर हम उस लड़के को नॉर्दर्न पवेलियन को सौंप देते हैं तो वो हमें एक फेवर को ओ करेंगे। वो पागलों की तरह हंस के बोलता है हमारे पवेलियन चीफ ने कहा है कि यंग मिस की स्ट्रेंथ वहाँ पे पहुंच चुकी है जब सेम जनरेशन में उनका कोई अपोनेंट ही नहीं है। अगर यंग मिस का सामना कुछ दोजों क्लास के एक्सपर्ट से भी हो जाता है तब भी वो उनसे फाइट कर सकती हैं। तो मैं यंग मिस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सुन के वो दूसरा एल्डर अपनी आईब्रोज को नेट कर लेता है। वो कुछ कहने ही वाला था तभी मिस फेंग उसे रोक के अपना सिर हिलाने लगती है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहती है एल्डर हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स को अच्छे से जानती हूँ। कुछ सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो मैं केयरफुल रहूंगी। ये सुन के वो एल्डर बोलता है यंग मिस, ये तो मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये भी सर्टन नहीं है कि वो लड़का यहाँ पे आएगा ही। भले ही वो नॉर्दर्न पवेलियन के चीफ के हाथों से निकल गया हो लेकिन उसके दिल में भी एक डर बैठ गया होगा। ये सुन के वो कलरफुल ड्रेस लेडी स्माइल करती है लेकिन इस स्माइल में ऐसी कोल्डनेस छिपी हुई थी जिसे हाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार फिर से नीचे देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अभी इंतजार था तो बस उस एनर्जी टाइड के आने के बाद ये अपनी पूरी स्पीड का यूज करेगी जिससे वो हेवन ब्लड पूल के पास सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि बाकी के 3 पवेलियन से भी लोग आए हैं तो इस बार की फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस फाइट से मिस फेंग डिसअपॉइंट नहीं होगी और तो और वो इंसान जिसका नाम जियान है ये भी इसके दिमाग में घर कर गया है। ऑल्दो जियान ने उस चैनियन को खत्म करके और उस 9 हेवनली लाइटनिंग फॉर्मेशन को ब्रेक करके नॉर्दर्न रीजन में स्टॉर्म को क्रिएट कर दिया है, लेकिन ये पूरा मैटर उसके अंदर की स्पिरिचुअल बॉडी पे डिपेंड करता है। लोगों के दिमाग में जियान की स्ट्रेंथ को लेके कई डाउट्स हैं। यही सेम डाउट मिस फेंग के दिमाग में भी थे। वो चुपचाप से वेट करना शुरू कर देती है। करीब 3 दिनों के बाद यहाँ की एनर्जी एकदम टर्बुलेंट हो जाती है। जैसे ही सराउंडिंग एनर्जी में चेंज हुआ था जियान जिसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी वो उन्हें खोल देता है। उसकी आंखों में एक अनयूजुअल एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है फाइनली अब शुरू हो गया। पहले की तरह अभी भी एनॉर्मस माउंटेन रेंज फॉग से कवर्ड थी। ये किसी एंशिएंट टाइम की मैजिकल बीस्ट की तरह अपीयर होती है। हेवन आई माउंटेन रेंज के अंदर से कई डीप रंबलिंग साउंड सुनाई देते हैं और इन साउंड्स के साथ आई थी काफी वास्ट अमाउंट में एनर्जी। इस डेंस फॉग के अंदर ये एनर्जी लगातार चर्न हो रही थी। फाइनली जैसे समुद्र में वेव्स होती हैं ये कुछ वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा सीन को देख के लोगों के मुंह एकदम डब्बों की तरह खुले रह गए थे। नीचे सच में बहुत मिस्टीरियस है। ये बड़ी सी एनर्जी टाइड तेजी से आगे बढ़ने लगती है। माउंटेन रेंज को
जिन क्लाउड्स ने कवर करके रखा था, ये एनर्जी टाइड उनमें से पास हो रही थी। फाइनली एक खतरनाक तरीके से क्रैश करने के बाद फैलने लग जाती है। जो लोग अभी भी आसमान में थे, इस सीन को देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं। तुरंत ही हम कई लोगों को नीचे आते हुए देखते हैं। अगर कहीं वो इस एनर्जी टाइड के चक्कर में आ जाते हैं तो भले ही उनकी स्ट्रेंथ 2 जोंग पे हो, उनकी अगर जान बच भी जाती है तब भी सीरियसली इंजर्ड होना तो पक्का है। ये एनॉर्मस एनर्जी टाइड अपना रंग बदलने लगती है। जब सनलाइट इसके ऊपर जाती है तो ये काफी चौड़ी रिवर की तरह दिखाई दे रही थी। आसमान में देखने से ये काफी गॉर्जियस दिखाई देती है, लेकिन ये ब्यूटी छुपा के रखती है एक फेटल डेंजर को। आसमान से वेव आफ्टर वेव एनर्जी नीचे आ रही थी। नीचे खड़े लोग ये सेंस कर पाते हैं कि हेवन आई माउंटेन रेंज की एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल और फियर्स हो गई है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे हेवन आई माउंटेन रेंज एक मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो कि सारी की सारी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस सीन को देख के इवन जियान भी शॉक्ड फील कर रहा था। अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल परसेप्शन पर रिलाई करते हुए वो ये आसानी से पता लगा पा रहा था कि ये कलरफुल एनर्जी एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। जियान खड़े होकर हल्के से हंसने लगता है। वो कहता है ये जगह सेंट्रल प्लेन्स में होने की वर्दी है, बाकी के प्लेसेस पे ऐसे सीन्स को बिल्कुल देखा ही नहीं जा सकता। उसकी आंखें लगातार हेवन आई माउंटेन रेंज की तरफ टिकी हुई थी। इस समय इस माउंटेन रेंज की एनर्जी इतनी ज्यादा डेंस हो चुकी है जिसे देख के सभी लोग सरप्राइज फील कर रहे थे। ऑल्दो ऐसी एनर्जी के अंदर ज्यादा समय तक ट्रेन नहीं किया जा सकता, बट किसी की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी काफी एफिशिएंट रहने वाली है। जियान कहता है तभी मैं कहूँ इस हेवन ब्लड माउंटेन पूल में बस 10 ही स्पॉट बचे हुए हैं, बट यहाँ पे इतने सारे लोग अट्रैक्ट हो गए हैं। लगता है जब ये एनर्जी टाइड आई है तो बहुत सारे लोग इन माउंटेन्स में ट्रेन करना चाहते हैं। माउंटेन रेंज को काफी टाइम तक देखने के बाद जियान का ध्यान जाता है एंट्रेंस की तरफ। जो लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे अब उन लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी यहाँ पे पहले जाएगा उसे कुछ न कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही। मोस्ट लाइकली जो इंसान पहले हेवन ब्लड माउंटेन पूल में एंटर करेगा उसकी बॉडी में इफेक्ट्स भी सबसे बेस्ट ही होंगे, तो फिर सभी लोगों को वो लकी फर्स्ट बनना ही था। एंट्रेंस को देख के जियान के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। अभी उसकी आंखों में एक फायरी हीट देखी जा सकती है। हेवन माउंटेन ब्लड पूल के इस फाइट ने जियान के एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया है। लगता है इसके अंदर जो कंपटीशन होगा वो भी काफी एक्साइटिंग होगा। और तो जियान भी ये ट्राई करना चाहता था कि सेंट्रल प्लेन्स में जो यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो अभी कहाँ पे पहुंचे हैं। जब जियान ये सब सोच रहा होता है तभी हमें आवाज आती है बैंक की। लोगों के फुटस्टेप्स के केओटिक साउंड्स और मैजिकल बीस्ट के कई रोर्स आसमान में गूंज रहे थे। उसकी आंखें जाती हैं सामने की भीड़ पे। ये पूरा ह्यूमन फ्लो इस माउंटेन रेंज में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। इस इंस्टेंट में हेवन आई माउंटेन रेंज की पूरी सराउंडिंग फायरी हॉट हो जाती है। तभी एक और स्क्रीच की आवाज जियान के कानों में जाती है। ये आवाज आई थी उस इनॉर्मस क्रेन की तरफ से। हम उसके जाइगेंटिक विंग्स को ओपन होते हुए देखते हैं। जैसे ही वो इन्हें फ्लैप करती है ये खतरनाक विंड को लेकर आगे की तरफ शूट हो जाती है। लोगों ने इसे रास्ता देना शुरू कर दिया था। कुछ लोग जो कि सच में स्ट्रॉन्ग थे वो ही इन विंड्स के अंदर अपनी बॉडी को स्टेबल रख पा रहे थे। कई स्ट्रॉन्ग लोग इस विंड का फायदा उठा के और भी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। वो क्रेन के ऊपर खड़ी कलरफुल ड्रेस लेडी पीछे देखती है। उसकी नजरें जाती है नीचे के ह्यूमन फ्लो पे। मिस फेंग दोनों बुड्ढों से बोलती है एल्डर्स आपको माउंटेन के आउटसाइड वेट करना होगा, बाकी का पूरा मैटर आप मुझ पे छोड़ दो। ये सुन के वो दोनों एल्डर्स नॉड करते हैं। ये सुन के वो मिस फेंग स्माइल करती है। हेवन माउंटेन ब्लड पूल की फाइट 3 सालों में एक बार होती थी और तो और जो लोग यहाँ पे फाइट को ज्वाइन करते थे वो सभी यंगर जनरेशन से होते थे। इनमें से जो भी अपने आप को स्टैंड आउट कर सकता है उसके टैलेंट के चर्चे चारों तरफ फैल जाते हैं। वो अपने पैरों को क्रेन के हेड पे प्रेस करती है। अपने वेस्ट के एक ट्विस्ट की हेल्प से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कलरफुल लाइट में। ये फ्लैश होके आगे जाने लगी थी। कुछ ही फ्लैशेस के अंदर ही सबसे आगे अपीयर होती है। उसके वो काले बाल पीछे डांस कर रहे थे। जब ये मेस्मराइजिंग सीन लोगों की आंखों के सामने अपीयर होता है तो सभी के चेहरों पे अमेजमेंट वाले एक्सप्रेशन आते हैं। वो मिस फेंग बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखती, ऑल्दो वो जानती थी कि पीछे खड़े लोग काफी स्किलफुल हैं, पर इनका लेवल वहाँ पे नहीं पहुंचा है जो उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके। मिस फेंग एम्प्टी एयर पे दोबारा से अपने पैरों को प्रेस करती है जहाँ पे एक सिल्वर ग्लो अपीयर हुआ था। जब वो सामने के एंट्रेंस को काफी क्लोज देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। फाइनली वो एक फीनिक्स की तरह आगे शूट हो गई थी। लेकिन जब वो एंट्रेंस में जाने ही वाली थी तभी पीछे से एक चीख की आवाज आती है। पीछे से काफी तेज रसिंग साउंड सुनाई देता है जो कि तेज हवा को लेके आगे आ रहा था। उसकी आंखों में कुछ चीज फ्लैश होती है। पलक झपकते ही एक फिगर इससे आगे निकल गया था। इस फिगर की सडन अपीयरेंस की वजह से वो मिस फेंग भी थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गई थी। अपनी आईब्रोज को निट करके वो अपने फिस्ट को क्लेंच करती है। उसके हाथों से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है जो कि सामने वाले फिगर पे अप्लाई हो रही थी। जब ये कलरफुल क्लोथ लेडी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी तब वो ह्यूमन फिगर बस एक कोल्ड स्नॉट करता है। जैसे ही वो अपने हाथ को घुमाता है एक वाइल्ड और वॉलेंट वेव आगे आती है। ये दोनों विंड अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। इनके कोलिजन से प्रोड्यूस हुआ था एक डीप साउंड। इस कोलिजन की रिपल्सिव फोर्स का यूज करके वो फिगर सीधा अंदर चला जाता है। फाइनली वो लैंड कर गया था उस माउंटेन रेंज में। एक बंदा कहता है डैम इट, ये फेलो कौन है? ये एक्चुअली में मिस फंग से पहले माउंटेन रेंज में एंटर कर गया। तभी साइड में खड़ा एक्सपर्ट हंसने लगता है। वो कहता है हाँ मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे बहुत सारे टैलेंट्स मौजूद हैं, कोई ना कोई डार्क हॉर्स तो डेफिनेटली अपीयर होगा। बस बात यह है कि मैंने ये नहीं सोचा
था कि ये इतनी जल्दी अपीयर हो जाएगा। वहीं पे जब एक अननोन पर्सन उसके सामने से एंटर कर जाता है तो उसमें फैंग का एक्सप्रेशन काफी अगली हो गया था। एक स्नॉट के साथ उसकी बॉडी मूव होती है। फाइनली वो एक लाइट फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर माउंटेन रेंज में एंटर कर गई थी। सीन शिफ्ट होता है अंदर माउंटेन रेंज की तरफ। इस माउंटेन रेंज को डेंस फॉग ने कवर करके रखा था। ये फॉग एक वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी को कंटेन करता था, जिससे आगे देखने की क्षमता काफी रिड्यूस हो जाती है। सबसे पहले एक फिगर वहां पे एंटर होता है। फाइनली वो ग्राउंड पे लैंड कर गया था। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है हमारे जियान की। लैंड करने के बाद जियान पीछे देखता है। वो अपने दिल में हंसते हुए बोलता है, ये मिस फंग विंड लाइटिंग पवेलियन की यंगर जनरेशन में सबसे आउटस्टैंडिंग डिसेबल कहने की वर्दी है। ये सच में कुछ एबिलिटीज को पोजेस करती है। पर अचानक से उसकी आईब्रोज एकदम नीट हो जाती हैं। वो फील करता है कि यहाँ का एनर्जी फॉग बहुत डेंस है। दूसरी बात यह है कि हेवन आई माउंटेन रेंज बहुत वास्ट है। हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंचना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। जब जियान ये सब सोच रहा होता है तो फाइनली एक ग्रेसफुल फिगर यहाँ पे लैंड होती है। उसकी आंखें चारों तरफ किसी को ढूंढती हैं। फाइनली वो पॉज हुई थी जियान के ऊपर। जियान ने भी अपने पीछे के एनर्जी चेंज को सेंस किया था, पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, बल्कि वो काफी तेज से आगे माउंटेन रेंज में बढ़ गया था। जब वो लेडी देखती है कि जियान यहाँ से जाने ही वाला है तो उसकी आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो चिल्लाती है हॉल्ट, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जियान को तो इसकी आवाज सुनाई नहीं दी। उसके फुटस्टेप और भी तेज हो जाते हैं। एक चीज साउंड के साथ रशिंग विंड उसके पीछे अपीयर होती है। जब जियान अपनी पेस को इंक्रीज कर रहा होता है तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन चिली हो गया था। वो अपने फुटस्टेप को थोड़ा सा शिफ्ट करता है, जिससे एक अटैक उसके कमर को छू के पास से निकल जाता है। फाइनली ये अटैक सामने के इनॉर्मस ट्री को पेनिट्रेट कर देता है। ये होता है कलरफुल सैटिन, जो कि क्लोथ से ही बना हुआ था। बेसिकली पतला सा दुपट्टा टाइप का होता है, बट इस क्लोथ में हल्का सा मेटेलिक लस्टर था। क्लियरली ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। जब जियान उसके अटैक को डॉज कर देता है तो उस कलरफुल यंग लेडी की आंखों में भी एक सरप्राइज फ्लैश होता है। तुरंत ही वो एक दूसरे सैटिन को आगे भेज देती है। ये सैटिन किसी पॉइजनस स्नेक की तरह लग रहा था, जो कि हवा में कर्ल होकर जियान को सराउंड करने लगता है। जब ये लेडी लगातार जियान को डिस्टर्ब कर रही थी तो उसकी आंखों में भी एक फ्यूरी फ्लैश होती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ के अपने हाथों को आगे ले जाता है। जियान ने सैटिन को फोर्सफुली ग्रैब कर लिया था। एक जेट ग्रीन फ्लेम सैटिन को कवर कर लेती है, जिसके बाद ये फायरी सैटिन वापस उस लेडी की तरफ शूट हो गया था। जब वो लेडी देखती है कि उसका ये अटैक उसके पास वापस आ रहा है, खासकर वो फायर कंटेन करता है, तो उसकी आंखें एकदम कोल्ड हो जाती हैं। हम उसकी बॉडी से एक सिल्वर ग्रीन दुकी को बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि विंड और लाइटनिंग के मर्जर से बनी हुई थी। फाइनली ये जाके टकराती है उस फायर सैटिन से। इसके कोलिजन से प्रोड्यूस होता है एक बैंग वाला लो और डीप एक्सप्लोजन। इन दोनों एनर्जीज की वजह से आसपास का काफी फॉग स्कैटर हो गया था। नीचे एक आधा फुट गहरा गड्ढा हो जाता है। अब इस माउंटेन रेंज में और भी कई सारे लोग एंटर कर चुके थे। यहाँ की एक्टिविटी को फील करके सभी लोग यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। जब वो देखते हैं कि मिस फंग एक्चुअली में फाइट कर रही है तो सभी लोग स्टार्टल हो जाते हैं। उन सभी की सरप्राइज आंखें जाती हैं सामने की तरफ, जहाँ पे उन्हें दिखाई देता है एक अनफेमिलियर यंग मैन। कोई भी इंसान जो कि मिस फैंग के साथ फाइट कर सकता है, डेफिनेटली वो कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं है। जियान इस कलरफुल क्लोथ लेडी की तरफ काफी ध्यान से देखता है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहता है, विंड और लाइटिंग से बनी एक दुई की विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फंग अपने नाम को डिजर्व करती है। इतने वॉलेंट अटैक के बाद भी वो सैटिन ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा था। अनएक्सपेक्टेड बात थी कि इस वुमन की बॉडी में दो तरीके के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि ऐसा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन वोफुल पॉइजन बॉडी से कंपेरेबल तो नहीं है, बट ये भी बहुत रेयर है। अगर एलिमेंटल एफिनिटी की बात करी जाए तो जियान भी दो तरीके की एलिमेंटल एफिनिटी को पोजेस करता है, जो कि है फायर एंड वुड। ऑफ कोर्स जियान का मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फायर से भरा हुआ था, वहीं पे वुड होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। खैर यही सेम केस हर एक एल्केमिस्ट के साथ होता है, क्योंकि एक पिल रिफाइनर बनने की रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी इंसान जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो दो एलिमेंटल एफिनिटी को पोजेस करता है, तो फिर इन दोनों एलिमेंट की प्योर न होने की वजह से ट्रेनिंग काफी डिफिकल्ट हो जाती है। जियान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी ठीक था। उसकी बॉडी में वुड एफिनिटी काफी कम पार्ट को ऑक्यूपाई करती थी, लेकिन ये सामने खड़ी वुमन यहाँ तक ट्रेन ही नहीं कर पाई है, बल्कि इसने इन दोनों एलिमेंटल एफिनिटीज को मर्ज कर दिया है। इस मर्ज दुकी की स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है। जियान की बात सुन के मिस फैंग भी जियान को काफी ध्यान से देखती है। वो कहती है, मेरी विंड लाइटिंग पवेलियन की 9 हेवरली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को ब्रेक करना और नॉर्दर्न पवेलियन चीफ के हाथों से निकलना। तुम भी अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हो। वो जियान की तरफ हंसती हुई बोलती है, क्यों जियान, मैं सही बोल रही हूँ ना। जब इसके मुंह से शब्द बाहर निकलते हैं तो आसपास से इकट्ठे हुए लोगों के चेहरे एकदम पेल हो जाते हैं। अब भाई क्या जियान और इस मिस फैंग के बीच में और भी फाइट होने वाली है, या फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे? ये जानने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड का। वैसे ऐसी बात नहीं है कि इनकी फाइट को एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, बट अभी इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, और बीच में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी वो आधी इस एपिसोड में रह जाएंगी और आधी नेक्स्ट एपिसोड में। खैर अगले एपिसोड में जियान ऐसे इंसान से मिलने वाला है जिसकी वजह से उसे बूटेंग सिटी से बाहर जाना पड़ा था। इंटेलिजेंट लोग समझ ही गए होंगे, जो नहीं समझ पाए वो गैस करके कमेंट में बताओ। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में अवेलेबल करवा दूंगा राइट साइड में, ऑफ कोर्स जैसे ही रिलीज होता है। तो फिर चेकआउट करना मत भूलना। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।